आईपीओ तो ऐसा खास पेशकश हमारी। जी हाँ, हमारे साथ इस खास पेशकश में हर बार की तरह हर्ष तो जुड़े ही जुड़े हैं, हमारे साथ आस्था जैन जी भी जुड़ चुकी हैं। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। आस्था मैम बहुत बहुत स्वागत। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आईपीओस खुले भी हुए हैं, आईपीओस की लिस्टिंग भी हुई है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर्ष बताइए, शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? जी देखिए, बेसिकली 2 लिस्टिंग हुई है और 2 आईपीओ, एक आईपीओ का आज आखिरी दिन है। तो सबसे पहले लिस्टिंग की बात ही कर लेते हैं और बड़े धूम धड़ाके के साथ लिस्टिंग होती है। देखिए एडविट ज्वेल की यहाँ पर आईपीओ की आप इशू प्राइस बैंड देखें तो 130 से लेकर 138 के आसपास मान के चलिए यहाँ पर। और बीएससी पर लिस्ट हुआ है 187 के भाव पर, यानी कि करीब 35% से ऊपर की लिस्टिंग यहाँ पे मिलती हुई दिखी है। अगर आप एनएससी पर देखेंगे तो 188.90 के आसपास जो है, यानी कि करीब करीब यहाँ पे 36% से लेकर 37% के आसपास लिस्टिंग होती हुई दिखी है। अब आस्था मैम आपसे ही समझना चाहेंगे यहाँ पर, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जिस तरीके का बम्पर रिस्पांस देखने को मिला उसके बाद स्टॉक जो है नीचे जाता हुआ दिखा, हमने देखा गिरावट आई करीब 4 से 5% की। तो ऐसे में आप इसके लिहाज से कैसे देख रहे हैं आगे का नजरिया? देखिए, अद्वैत ज्वेल्स में बात करें तो हमारी रिकमेंडेशन भी सब्सक्राइब की थी लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही, और उसी हिसाब की, और हम काफी ज्यादा इसमें पॉजिटिव थे। इनफैक्ट टॉप रैंकिंग में हमने अद्वैत को ही रखा था, तो उसी हिसाब की लिस्टिंग हुई है। लेकिन अगर ये 187-88 का जो इसने हाई बनाया है, वहां पे अगर वैल्यूएशन देखे तो 25 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हो जाता है, जो कि थोड़ा एक स्मॉल साइज ज्वेलरी कंपनी के लिए आई थिंक एक डिसेंट है। तो शायद इसी वजह से वहां से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। मेरे हिसाब से इसमें पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, लेकिन पार्शियली नॉट फुल्ली, और कंटिन्यू करें अपनी पार्शियल पोजिशंस को। अच्छा मैम, जो निवेशक मान लीजिए जो चाहते हैं कि अब नंबर नहीं आया 40% के आसपास जो हमने देखा है, 35% के आसपास के यहाँ पे लिस्टिंग गेंस के बाद जो यहाँ पे आगे एंटर करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा एंट्री आज के दिन तो ना करें, क्योंकि आज के दिन हम सब जानते हैं कि थोड़ा उठा पटक ज्यादा रहती है। तो एंट्री करने के लिए आज का दिन ना तलाशें, इसे थोड़ा सा सेटल होने दिया जाए और उसके बाद फिर इसमें एंट्री के मौके तलाशने चाहिए। तो मेरे हिसाब से अद्वैत ज्वेल जो कि अभी चल रहा है लगभग 178 के आसपास, तो इन स्तरों पे ना करें खरीदारी। और इसमें थोड़ी सी और अगर एक बार गिरावट आ जाती, क्योंकि देखा जाए तो आज ये अपना लो 178 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से अभी भी ये पी मल्टीपल वाइज थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें अगर खरीदारी के मौके तलाशने हैं तो इसमें जो लेवल मुझे लगता है जहां पे खरीदारी की जा सकती है वो लगभग 150 से 160 का जोन रहेगा। तो 150 से 160, मोटा मोटी 160 के आसपास इसमें मौके तलाशे, अभी रुक जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और दूसरा आईपीओ जो है वो भी लिस्ट होता हुआ दिखा, एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं यहाँ पर और अपने दर्शकों को बताते हैं यहाँ पे किस तरीके की लिस्टिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है यहाँ पर। तो आप ये देखिए, वाटरवेज लेजर टूरिज्म की बात करते हैं यहाँ पे, जो इशू प्राइस बैंड था वो 808 रुपये के आसपास था यहाँ पे। बीएससी पर आप देखिए डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई है, बीएससी और एनएससी पे 690 पे, बीएससी की करीब 14.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली लिस्टिंग पे। एनएससी पे देखें तो करीब 681 के भाव के आसपास, यानी कि 15% 16% टूटता हुआ यहाँ पे दिखा है। मैम अब आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो है हमने देखा एक डिस्काउंट पे लिस्टिंग होती हुई देखी, क्या करना चाहिए? देखिए, वाटरवेज की बात करें तो आई अग्री, मैंने इसमें एक्सपेक्ट किया था कि छोटा मोटा लिस्टिंग गेन होगा, बहुत बड़े गेन्स की मैंने बात नहीं की थी। मेरे को लग रहा था कि या तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होंगे या फिर लंबी अवधि के लिए रखना हो तो रखें, लेकिन लिस्टिंग बिल्कुल विपरीत हुई है। इसका मुझे मुख्य कारण जो लगता है वो यही है कि एक तो इसमें वैल्यूएशंस थोड़े से ज्यादा रखे गए थे, लेकिन हमने अवॉइड किया था उस फैक्ट को, ये समझ के कि ये प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ओनली लिस्टेड कंपनी इन द स्पेस है। लेकिन मार्केट ने शायद इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखा है और उसी वजह से हमने गिरावट देखी। तो वैल्यूएशन डेफिनेटली ऑन दी हायर साइड थे, जिसकी वजह से मुझे लगता है आज ये गिरावट हमें इस काउंटर पे देखने को मिली है। मेरे हिसाब से ये गिरावट थोड़ी और गहरा भी सकती है, लेकिन जिन्होंने अलॉटमेंट में जिनको ये स्टॉक आ गया है वो क्या करें। सबसे बड़ी देखा जाए प्रॉब्लम उन्हीं के साथ है। तो मेरे हिसाब से एक बार होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, क्योंकि इसमें एक मुख्य जो फ्यूचर ग्रोथ का ड्राइवर था वो इनकी कैपेसिटी एडिशन थी, जिसके के लिए हमें लग रहा था कि आने वाले टाइम में जो कैपेसिटीज ये ऐड कर रहे हैं, एक तो अक्टूबर 2026 और एक 2027 वर्ष में इनकी कैपेसिटीज और फर्दर ऐड होंगी। तो उसकी वजह से मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में एक हमें ग्रोथ देखने को शायद मिल सकती है। और उस हिसाब से एक बात, इनके फाइनेंशियल पोजीशन को बिल्कुल, यानी ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहे, नतीजे किस तरह के दे रहे हैं, जो कैपेसिटी एडिशंस हो रहे हैं क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ग्रोथ में। तो अगर ऐसा रहा तो मुझे लगता है एक बार ब्रेक इवन, यानी कि इश्यू प्राइस पे ये काउंटर आता हुआ नजर आएगा, तो और उसके ऊपर भी जा सकता है अगर इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाकई में अच्छी आई जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं।
तो जस्ट अभी होल्ड करें, वेट एंड वॉच करें और आने वाले समय में इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे पूरा ध्यान रखें। और मेरे हिसाब से अगर वो अच्छी आई तो बिल्कुल ये कॉस्ट प्राइस के, इश्यू प्राइस के भी ऊपर जाता हुआ नजर आना चाहिए। और मैम जिन्हों को मिला नहीं, क्या वो डिस्काउंट पे बहुत लोगों ने कोशिश भी की, सवाल भी आ रहे हैं, तो क्या वो लोग अभी बाय कर सकते हैं क्या, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा सा चीज़ें सेटल हो जाएं उसके बाद ही, एक बार रिजल्ट्स वगैरह देखने के बाद ही नई खरीदारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल मेरे हिसाब से रुक जाइए, क्योंकि जिस तरह की आज एक लिस्टिंग हुई है तो थोड़ा गिरावट हो सकता है आने वाले दिनों में भी देखें। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी करके इसमें तुरंत एंटर कर लेना चाहिए। आज जिस तरह से मार्केट ने इसे रिस्पॉन्स दिया है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक जाए, आज के दिन तो एटलीस्ट एंट्री ना करें। आने वाले दिनों में कैसे सेटल होता है, क्योंकि देखा जाए तो मेजर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे रिटेल और एचएनआई कैटेगरी का ही था। तो ज्यादातर हमने देखा है कि जब इस तरह की लिस्टिंग होती है तो वहां से सेलिंग हमें देखने को मिलती है। वो सेलिंग एक बार सेटल हो जाए उसके बाद ही इसमें कुछ कदम उठाएं, अभी इसमें नई खरीदारी ना करें। नई खरीदारी से बचें। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष, अगला आईपीओ कौन सा होगा? जी, एक आखिरी जो एक आईपीओ है यहाँ पर साफ तौर पे जिसका आज आखिरी दिन है, आस्था मैम के नाम पर ही है। आस्था स्पिनटेक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप भी देखिए सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स तीसरे दिन की किस तरीके से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है बहुत ही ठंडा रिस्पांस, 1 गुना से ज़्यादा के आसपास यहाँ पे फिल होता हुआ दिखा है। एनआई का आंकड़ा 5 टाइम्स के आसपास है, रिटेल पार्टिसिपेशन 2 टाइम्स के आसपास है और टोटल आप देखें तो 3 टाइम्स के आसपास है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार रखते हैं यहाँ पे आस्था स्पिनटेक्स का यहाँ पर। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है रोजाना बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं यहाँ पर और आप ये देखिए यहाँ पर कि 7 रुपये प्रति शेयर के भाव पर करीब 5%, पहले ये 2.5-3 रुपये था, फिर अब देखिए 7 रुपये के आसपास पहुंच गया है। 143 के भाव पर लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। आस्था मैम, आस्था पर आपकी आस्था है या नहीं है? ये आस्था स्पिनटेक्स की बात करें तो हम यहाँ पे पूरा फंडामेंटल के हिसाब से बात करते हैं। फंडामेंटल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये कॉटन यार्न प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर है। देखा जाए तो कॉटन यार्न इज अ कमोडिटी, तो ये कमोडिटी बिजनेस है। अगर ये गारमेंट या एपरल मैन्युफैक्चरिंग में होते तो थोड़ा सा बिजनेस मॉडल अलग हो जाता। दूसरी तरफ देखा जाए तो इनका जो रॉ मटेरियल है उसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशंस, क्योंकि कॉटन रहता है तो गवर्नमेंट मतलब काफी रेगुलेशंस रहते हैं और प्राइस कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ससेप्टेबल है थोड़ा सा रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी को लेके। तीसरी तरफ देखें तो इन्होंने जो प्राइसिंग की है ये 25 से 26 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे अपना इश्यू ला रहे हैं। और ये 25 से 26 कब आता है? जब आप इनको पोस्ट इश्यू इक्विटी भी ऐड कर देते हैं और जो इन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है उसको आप एनुअलाइज करते हैं। तो 25 से 26 मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा है प्राइस टू, क्योंकि इनके बाकी पेयर्स के मुकाबले इन्होंने यहाँ पे प्रीमियम चार्ज किया है। हो सकता है प्रीमियम चार्ज इसलिए किया हो क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, ग्रोथ इन्होंने काफी बढ़िया दिखाई है, रिटर्न रेशियो स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो बिजनेस है उसके लिए 25 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ज्यादा है। दूसरी तरफ पैसा क्यों उठा रहे हैं? एक्वायर करने के लिए फाल्कन यार्न्स। फाल्कन यार्न क्या करती है? सेम बिजनेस में है कॉटन यार्न, तो कैपेसिटी इनकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। लेकिन अगेन बिजनेस वही रहने वाला है, कमोडिटी वाला बिजनेस ही होगा, यार्न्स का ही बिजनेस रहेगा। तो उसमें कुछ मुझे बहुत बड़ा अट्रैक्शन नजर नहीं आया। दूसरी तरफ फाल्कन यार्न्स के भी अगर आप रेवेन्यू वगैरह देखेंगे, वो भी अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स में ऐड करके भी मैं आगे की प्रोजेक्शंस भी निकालती हूँ तो भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये प्राइसिंग और कम करते तो बेटर रहता था। लेकिन एक ही चीज है, इश्यू का साइज छोटा है। 250 करोड़ के इश्यू से नीचे के जितने भी इश्यूज आते हैं वो ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होते हैं। पहले दिन उसमें उठापटक हो सकती है, उसके लिए कहना मुश्किल है। और छोटे साइज के इश्यू में अमूमन हम लिस्टिंग गेन भी देख लेते हैं। लेकिन मेरी राय यहाँ पे साफ है, इन सब वजह से आप ना लगाएं, एक बार इसे रहने दीजिए। जैसा कि हमने टर्टलमेंट के आईपीओ में भी रेकमेंड किया था, उसको लिस्ट होने दीजिए, फिर देखेंगे। हो सकता है कि कुछ एक गेन यहाँ पे हो भी जाए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि रिस्क लेना चाहिए। तो पूरी राय यही है कि एक बार आस्था स्पिनटेक्स के आईपीओ में रहने दीजिए, इसे लिस्ट होने दीजिए, फिर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने की या फिर कुछ और कॉल लेने की कोशिश करिए अभी तो इसमें। और एक और चीज है कि क्यूआईबी का पोर्शन बहुत स्मॉल है, सिर्फ 20% इज अलोकेटेड फॉर क्यूआईबी। तो वहां पे भी बहुत बड़ा रुझान नहीं है अगर एक ही टाइम होता है, क्योंकि अमूमन क्यूआईबी का पोर्शन ज्यादा रहता है, यहाँ पे इन्होंने 20% ही रखा है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ एक लिस्टिंग गेन नहीं भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है कि ये पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक हो, ऐसा मुझे लगता है। ठीक। हाँ चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हर्ष,
लास्ट आईपीओ कौन सा है? जी आखिरी आईपीओ आज जो खुलता हुआ दिखा है, नेक पैकेजिंग की बात करते हैं। कंपनी पैकेजिंग बिजनेस के सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करती है। इनके बैंक जो बैग है वो कई सेक्टर्स में है। यहाँ पर देखिए तारीख हम लोगों ने बताई थी 3 जुलाई को जो है ये क्लोज होगा। अलॉटमेंट जो है 6 जुलाई को होगी, लिस्टिंग की डेट 8 जुलाई को होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगर आप देखिए प्राइस बैंड जो 161 से लेकर 170 के आसपास है। एक लॉट में 88 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो करीब 439 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू का नंबर ज्यादा है 380 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 60 करोड़ का नंबर काफी कम है। आगे बढ़े अगर फाइनेंशियल को टोटल है तो साल दर साल के हिसाब से 3 साल के नंबर्स हैं आपके पास, 24, 25, 26। कमाई साल दर साल के हिसाब से बढ़ती हुई दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर साल आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। एबिटा में भी यही जो सक्रियता है वो देखने को मिलेगी। और बोरिंग जो है वो 2026 तक 192 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर भी देखिए, लगातार जो है यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ दिख रहा है। 31.5 रुपए पर आ गया है। 18%, 18.5% लिस्टिंग गेन की संभावना 201 के भाव पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। शानदार ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आस्था मैम, आपकी राय क्या रहेगी? इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं? ये बिल्कुल मैं इसमें सब्सक्राइब की रेटिंग दे रही हूँ। B2B पैकेजिंग कंपनी है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, तो बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे हो जाता है इनके पेयर्स के मुकाबले देखा जाए तो, क्योंकि ये खुद वर्टिकली इंटीग्रेटेड है तो रॉ मटेरियल पे बढ़िया पकड़ इधर रहती है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, और जिस वैल्यूएशन पे ला रहे हैं वो भी मुझे ठीक ठाक लगा। ऐसा नहीं कि बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है, इन लाइन विद पियर्स वैल्यूएशन है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बिल्कुल इस आईपीओ में लगाइए, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। तो सब्सक्राइब की रेटिंग मैक पैकेजिंग के आईपीओ को हमारी तरफ से। चलिए, तो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह यहाँ पर अंबाला मैम की तरफ से दी जा रही है। इस सेगमेंट को तेजी के साथ हम करेंगे समाप्त। आस्था मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम आईपीओस पे अपनी कवरेज देने के लिए और बताने के लिए जहाँ लिस्टिंग हुई क्या करना चाहिए और जहाँ पर जो आईपीओस खुले हुए उनमें क्या करना चाहिए। हर्ष, आपका भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आईपीओ हो तो ऐसा में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF? दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान? अरे बाप रे। कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे, कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.